नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। यंग इंडिया अखबार से जुड़े मामले में गांधी परिवार को तगड़ा झटका लगा है। इस खबर पर देखेंगे विस्तार से क्या कहा है कोर्ट ने, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस समय पूरी दिल्ली और एनसीआर धुएं और प्रदूषण से बेचैन है। ऐसे में अगर इस समस्या से निपटने के लिए अगर अफसर और जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं दिखाई देते हैं तो ये बेहद चिंताजनक परिस्थिति है। इस बीच आज दिल्ली में ऑड इवन का आखिरी दिन है। उधर उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तलब किया है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? क्या पराली ही मुख्य कारण? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अपने विशेष मेहमानों से। न्यूज नाइट में अगले 1 घंटे में होगी तमाम खबरों पर हमारी नजर। 8 बज चुके हैं, ये नजर डालेंगे सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े गंभीर की श्रेणी में। अनेक स्थानों पर PM 2.5 और PM 10 का स्तर सामान्य से कम 8 गुना अधिक। पराली जलाने से में कटौती के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में इजाफा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिव को शुक्रवार को किया तलब। कहा, दिल्ली में हवा साफ करने वाले टावर लगाने के लिए रोड मैप बनाए केंद्र। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को दे रहे हैं अंतिम रूप। एनसीपी ने कहा शिवसेना का ही होगा सीएम। बीजेपी ने कहा उसके बिना नहीं बनेगी सरकार। रफाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी। शनिवार को करेगी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। कहा, कांग्रेस और राहुल हुए हैं बेनकाब, देश से मांगे माफी। केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव वाले प्रस्ताव को वापस लिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस कदम से वनवासियों के अधिकारों के बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम को किया जा सकेगा दूर। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम को नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार। कहा, आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के अपराध में रही है उनकी सक्रिय भूमिका। श्रीलंका में 7वें कार्यकारी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल होगा मतदान। कुल 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ भारत मजबूत। मयंक अग्रवाल के शानदार दोहरे शतक के दम पर भारत ने बनाए 6 विकेट पर 493 रन। और आइए जो बड़ी खबर इस समय आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो आप तक लेके आते हैं। यंग इंडिया अखबार से जुड़े मामले में गांधी परिवार को तगड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई करने वाले इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने गांधी परिवार के दावे को स्वीकार नहीं किया है। ट्राइब्यूनल ने इस आदेश के बाद टैक्स फाइल के दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है और इससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी को इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2011-2012 के संदर्भ में टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस दिया था। विभाग का कहना था कि राहुल गांधी ने पूरी जानकारी नहीं दी थी। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि कोई आय नहीं हुई थी और कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी। इसके खिलाफ मामला इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में गया था, जहां गांधी परिवार का दावा खारिज हो गया। और ये जो खबर आ रही है ये साफ बताती है कि एक बड़ा झटका गांधी परिवार के लिए। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे विकास सारथी। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से गांधी परिवार के लिए ये जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में गांधी परिवार के दावे को जो खारिज किया है, ये एक बड़ा झटका है। अरे तो बिल्कुल, ये मसला काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। पहले दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। यंग इंडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या ऑस्कर फर्नांडिस हो, कोर्ट ने सभी को नोटिस भेजा था और जिनका जो असेसमेंट ईयर 2011-12 का जो टैक्स असेसमेंट था उसको रीओपन किया था इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, ये कहते हुए कि ये नहीं बताया गया था कि राहुल गांधी निदेशक हैं
यंग इंडिया में, और इस वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी उसके इस लिहाज से भी बनती है। यहाँ पर हालांकि ये कहा जाता रहा कि वो एक ट्रस्ट है और उससे उनको कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन इसमें जो पूरा मसला ये था कि क्या रीअसेसमेंट 2011-12 के लिए हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को बोला था कि वो जल्द से जल्द निपटाए। आज ITAT ने करीब 175 पन्नों का अपना एक फैसला दिया है, जिसमें 2 मेन बिंदु हैं जिन पर ये फैसला है। पहला ये कि इनकम टैक्स विभाग ने जो रीअसेसमेंट के लिए नोटिस भेजा था वो बिल्कुल ठीक है, रीअसेसमेंट होना चाहिए असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बैक डेट से यानी 2011-12 असेसमेंट ईयर से यंग इंडिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सभी इस तरह की कंपनीज ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको भी रद्द कर दिया था कुछ कंप्लायंस ना होने की वजह से। उसको भी ITAT ने उस पर भी मोहर लगाई है। तो ये 2 बड़े उस बिंदु हैं। लंबा विस्तृत फैसला 175 पेज का देखना होगा इसमें किन किन चीजों के आधार पर ट्रिब्यूनल इस नतीजे पर पहुंचा है। लेकिन जो राहत पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी, वही आज ITAT से भी झटका लगा है राहुल गांधी को। और अब इस ऑर्डर के बाद उनको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उनसे वसूली के लिए और आगे की कार्रवाई करेगा कि उस ईयर में जो असेसमेंट हुआ था उसकी आय के हिसाब से वो और पैसा दें जो इनकम टैक्स उस दौरान असेस करेगा इनकम टैक्स। विकास, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि गांधी परिवार का इसको यंग इंडिया अखबार को लेकर दावा क्या था जिसको कि खारिज कर दिया है आज? देखिए, ये बात यहाँ पर कही गई थी कि वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, एक ट्रस्ट की तरह है और उससे जो आय होती है उसको पर्सनल गेन के तौर पर या अपना निजी संपत्ति के तौर पर चाहिए। लेकिन इन दलीलों को नहीं माना है और इनकम टैक्स की जो फाइंडिंग्स थी उन पर ट्रिब्यूनल ने मोहर लगाई है, यानी कि इसको आय से जोड़कर देखा जाएगा। राहुल गांधी की जो भी यंग इंडिया के डायरेक्टर के पद पर रहते हुए उनको जो भी जिस भी तरह के भुगतान हुए हैं या यंग इंडिया ने जो भी पैसा अर्जित किया है उसको उनसे भी जोड़ा जाएगा और इसीलिए उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए 2011-12 का रीअसेसमेंट होगा और उसके बाद एक जिसको वसूली के लिए भी इनकम टैक्स आगे बढ़ेगा कि कितना रकम उस पर्टिकुलर टैक्स असेसमेंट ईयर में कितनी देनदारी बनती है, उसका वो नोटिस से इनकम टैक्स आगे भेजेगा और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी का। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि यंग इंडिया अखबार से जुड़े मामले में गांधी परिवार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने गांधी परिवार के दावे को स्वीकार नहीं किया है और ट्राइब्यूनल ने इस आदेश के बाद टैक्स फाइल के दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे दिल्ली की आबोहवा की। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार दिल्ली में एयर प्यूरिफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि उसकी ऑड इवन योजना से वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है या नहीं। धुएं में लिपटी दिल्ली की ये 4 तस्वीरें बता रही हैं राजधानी में प्रदूषण के हालात कितने खराब हैं। हालत ये है कि कुछ ही दूर की इमारतें धुंध में खो गई हैं, चारों तरफ धुआं है, लोगों की आंखों में जलन है, सांस लेना दूभर है, फेफड़े और गले खराब हो रहे हैं, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर की श्रेणी में है। दिन में कुछ जगहों पर तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के आंकड़े तक पहुंच गया। खराब मौसम और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। शुक्रवार के वायु गुणवत्ता के औसत आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली के द्वारका इलाके में वायु गुणवत्ता 491 अंकों पर गंभीर स्तर पर कायम रही। वहीं दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 463 अंकों के साथ गंभीर, तो बुराड़ी में 442, ITO इलाके में 460 अंकों के साथ गंभीर के स्तर पर कायम रही। यानी साफ है कि बदली हवाओं के बीच दिल्ली का दम एक बार फिर से घुट रहा है। मिर्ची जैसे लगती है आंखों में से पानी निकलता है, इतनी पानी निकलता है कि हिसाब से ज़्यादा होता है। यहाँ दिक्कत हो रही है कि मैंने निकलना घर से आँख में थोड़ा हुआ आँख में लगता है और ठीक से ये नहीं होता है, साफ नहीं दिखाई देता है और कब सुबह हुआ कब शाम हुआ इसके बारे में भी मालूम नहीं होता है। मुझे खुद को चेस्ट में पेन फील हो रहा है, बच्चे खेल भी नहीं पा रहे, बाहर अंदर रखे आए हो। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े शहरों में भी लगभग यही हालात है और हवा जहरीली बनी हुई है। लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है।
गुरुग्राम के पास दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी घट गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी असर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो गाजियाबाद में हालात बेहद बुरे रहे, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 475 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में ये आंकड़ा 491 रहा, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। नोएडा में प्रदूषण का आंकड़ा 477 को पार कर गया। आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और बाहर निकलने में बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आँखों में जलन हो रही है, बहुत तरह की हो रही है। हम देखो आप ये लगा के चल रहे हैं ताकि हमें कुछ साथ मिल सके। घर से निकलने का मन नहीं करता, फॉग इतना रहता है कि धुआं कुछ दिखाई नहीं देता। इस बीच ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के डेटा को लेकर हलफनामा दाखिल किया। न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने में कटौती किए जाने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कदम उठानी चाहिए और दिल्ली में प्रदूषण वाले 13 मुख्य स्थानों को प्रदूषकों से मुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया है। दिल्ली में ऑड इवन शुक्रवार को खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इसे बढ़ाने को लेकर सोमवार को फैसला लेगी। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि 1990 से दिल्ली की हवा बिगड़ रही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है और वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का है। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये विषय सबने मिलकर काम करने का है, सबने सहयोग से काम करना है। एक दूसरे को दोष देने का ये वक्त भी नहीं है और ये काम ऐसा है नहीं। राजनीति के लिए 50 विषय होते हैं। ऐसा है, प्रदूषण है। मैं इसमें ब्लेम गेम में नहीं जाता, लेकिन कोर्ट के सामने मसला है, कोर्ट उसमें कुछ आदेश करेगी। मैं इतना ही कहूंगा कि सबको सभी प्रयास करने चाहिए। इस बीच राहत की खबर यह है कि मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब चक्रवाती हवाएं चलनी शुरू होंगी। इससे हालात में सुधार आएगा। दिल्ली की हवा साफ होने में 2 दिन का समय लग सकता है। दिल्ली से अनुज, उर्मिलेश और विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। दिल्ली और एनसीआर की हवा इस समय हमें और आपको सबको बेचैन कर रही है। आखिर इस पूरी समस्या का कारण क्या है? क्या क्या भूमिका हो सकती थी सरकारों की, तमाम और एजेंसियों की जो भूमिकाएं नहीं अदा की गई हैं, जिसका असर ये दिखाई दे रहा है कि लगातार प्रदूषण ने लोगों के जीने को बेहाल कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं। जो लगातार जब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की तो PM 2.5 और PM 10 की बात होती है। PM 2.5 और PM 10 वो कण हैं जिनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और यही जिम्मेदार होते हैं वायु प्रदूषण के लिए। PM कण के बारे में बताता है और 2.5 और 10 कण के आकार के बारे में बताता है। हम इस स्लाइड पे जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि PM 2.5 जो है वो अति सूक्ष्म कण है जो सांस में जाते हैं, फेफड़ों पर सीधे सीधे असर करते हैं और वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं आज की तारीख में प्रदूषण में, जो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं या तमाम जो समस्याएं हो रही हैं। एक नजर डालते हैं शीर्ष अदालत ने क्या कहा है प्रदूषण पे। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने में कटौती के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में इजाफा चिंता की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी ये चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण वाले 13 मुख्य स्थानों को प्रदूषकों से मुक्त किया जाना चाहिए, इसकी बात कही है। साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कई तरह की एक तरह से कह सकते हैं निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह के कदम प्रदूषण से रोकथाम को लेकर उठाए गए हैं, उसकी एक विस्तार से जानकारी के लिए शुक्रवार को अदालत में पेश होंगे ये सभी अधिकारी। तो आज उच्चतम न्यायालय ने जो मौजूदा स्थिति इस समय प्रदूषण की है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है उच्चतम न्यायालय ने। सम विषम योजना में कुछ वाहनों को छूट प्रदान करने पर दिल्ली सरकार से
जवाब मांगा है। आज ऑड इवन खत्म हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि आखिर क्या वजह है, ऑड इवन शुरू करने के बावजूद भी प्रदूषण में कमी नहीं है। सम विषम योजना लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। सम विषम योजना से निम्न मध्यम वर्गीय लोग ही प्रभावित होंगे, जबकि समृद्ध लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बड़ा एक तरह से सवाल है इस पूरी योजना को लेकर शीर्ष अदालत का। जरूरत जन यातायात को बेहतर बनाने की है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि सार्वजनिक जो परिवहन है उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में हवा साफ करने वाले टावर लगाने के लिए रोड मैप बनाए केंद्र को भी एक तरह से निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने कि आने वाले समय के लिए किस तरह से इस प्रदूषण से निपटा जा सकता है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए स्मोक टावर लगाने की संभावना पर गौर हो रहा है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह बात कही है कि इस पर सरकार आगे काम कर रही है, इसके लिए ट्रायल चल रहे हैं। तो ये जनता के लिए भी एक अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार इस दिशा में ट्रायल इस समय चल रहे हैं और आने वाले समय में स्मोक फ्री टावर की हो सकता है शुरुआत हो। इसके ट्रायल के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा, यानी 1 साल के लिए कुछ और विकल्पों पर काम करने की जरूरत है। ऑड इवन स्कीम से प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्र सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है। तो ये तो रहा जो केंद्र सरकार ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को रखा है प्रदूषण के सिलसिले में। आइए एक नजर डालते हैं कि दिल्ली सरकार का क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली सरकार को भी उच्चतम न्यायालय ने भी और हाई कोर्ट ने दोनों ने एक तरह से फटकार लगाई है। सम विषम योजना प्रदूषण कम करने में मददगार हुई है, ये दिल्ली सरकार की अपनी दलील है उच्चतम न्यायालय में। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर 5 से 15% तक प्रभाव पड़ा है, यानी कि ये कमी आई है प्रदूषण पे ऑड इवन की योजना पर आगे बढ़ने से। इस क्षेत्र में प्रदूषण का मुख्य कारक पराली का जलाना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बड़ी वजह इस समय प्रदूषण की पराली है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि पराली आज का विषय नहीं है। तो इसके भी पीछे क्या कारण है, क्या सिर्फ पराली एक बड़ा कारण है इस समय प्रदूषण का, ये भी जानना जरूरी होगा। हवा हुई जहरीली, आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं। PM 2.5 जो हम आपको बता रहे थे वो 491 है द्वारका में, और वहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये गंभीर स्थिति में है अशोक विहार में 463 पर है PM 2.5। PM 2.5 वो कण है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गंभीर स्थिति में बुराड़ी में है 442। ये इसलिए भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ऑड इवन की जो योजना शुरू हुई है आखिर उससे कितना फर्क पड़ा है दिल्ली की आबोहवा पर। हम बात कर रहे हैं इस समय ITO की। ITO में 460 है PM 2.5, यानी कि ये अभी भी गंभीर स्थिति में ही है। तो ये जितने भी इलाके अभी हमने बात की है वो सब गंभीर स्थिति। पंजाबी बाग में भी गंभीर स्थिति में 463 पे PM 2.5 दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें नजफगढ़ की तो वो भी गंभीर स्थिति में है, 458 की स्थिति पे PM 2.5 है। तो ये सवाल जो पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार से कि कितना असर पड़ा है और क्यों नहीं ऑड इवन से अभी तक प्रदूषण में कमी आई है, वो ये तस्वीरें, ये आंकड़े जो हैं वो साफ दिखाते हैं। वजीरपुर में गंभीर स्थिति में 466 पे PM 2.5 है। आइए एक नजर NCR पे भी डाल लेते हैं। गाजियाबाद में 475 PM 2.5 है जो कि गंभीर स्थिति में है। वहीं गुरुग्राम में ये 491 है, गंभीर स्थिति में गुरुग्राम में भी है। नोएडा में 477 है, गंभीर स्थिति में PM 2.5। इस समय जो प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ये आप हिसार में देख रहे हैं, हरियाणा का NCR का इलाका है, 366 है, बहुत खराब स्थिति में हिसार में दिखाई दे रहा है। 342 है पटना में जो कि खराब और बहुत खराब के बस नजदीक का है। लखनऊ में 340 है PM 2.5, इसकी भी स्थिति खराब और बहुत खराब है। लेकिन तुलना इससे हो रही है कि दिल्ली की स्थिति आपने देखी तमाम इलाकों में, और ये वो शहर आप देख रहे हैं कानपुर में 378 है PM 2.5 जो बहुत खराब स्थिति में है।
यानी ये तस्वीर और ये आंकड़े बहुत साफ बताते हैं हमें कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण की हालत है, और ये प्रदूषण आज का नहीं है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस मौसम तक आते आते दिल्ली की आबो हवा लोगों को सांस लेने लायक नहीं छोड़ती। और हमने देखा कि हेल्थ इमरजेंसी पहली बार लागू की गई, स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ गई हैं, तो लगातार स्थिति बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रही है। चिंता सब कर रहे हैं, लेकिन रास्ते क्या हैं और कौन जिम्मेदार सही मायनों में है, इस पर बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और किस तरह से समस्या को अब थामा जाए, क्या वो कारण है, बात करेंगे विस्तार से इस ब्रेक के बाद। न्यूज नाइट में एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक बार आके देख लो, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। सिर्फ मेरा नाम क्यों? अरे जिसने घर खरीदा है उसी का नाम होना चाहिए ना। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? फ्रेंड्स कहेंगे कि काश अपनी बीवी भी ऐसी होती। पिछले 100 सालों से ऐसी हर अच्छी शुरुआत का साथ दे रहे हैं हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उससे निजात पाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से है, इस पर बात करने की बेहद जरूरत है। और क्या सरकारी अलमे कर रहे हैं, इस पर जानने की जरूरत है। आज हमारा विशेष भी यही है, इस प्रदूषण का समाधान क्या। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुरेश जैन हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर सुरेश जैन आपके पास आना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, आज की तारीख में इस समस्या को पराली के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ा कारण माना जा रहा है आज की प्रदूषण की समस्या के लिए। आप वो कौन से कारण हैं, क्या मेजरली पराली ही बड़ा कारण है इस प्रदूषण का, या और भी कारण है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे? देखिए, बिल्कुल सही बोला गया है। आप देखेंगे सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी जो दिल्ली एनसीआर की अब कम से कम 3 बार हो चुकी है, और आप सबको पता है कि प्रमुख कारण क्या हैं। और ख़ासकर जब विंटर में बात करते हैं तो आप दिवाली, फिर पराली और साथ में उसके बाकी अदर सोर्सेज भी आते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं हर बार कि पराली को हर बार क्यों दोष देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पराली भी एक आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। बट ये बिल्कुल सही है कि 2016 से हम बात कर रहे हैं, 17 में भी बात कर रहे हैं, फिर 18 में बात कर रहे हैं, फिर 19 में भी बात कर रहे हैं, और उसी समस्या को फिर बार बार यही कह रहे हैं कि पराली की वजह से होता है। फिर आपकी अगर साइंटिफिक रिपोर्ट को देखते हैं तो पराली या बायोमास का कंट्रीब्यूशन आपका 25 से लेकर 30% आता है। तो अगर हम ये भी बोल दें कि चलो पराली उस 25 से 30% में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो 70% कहीं और से आता है, तो हम उसको भूल क्यों जाते हैं। और अगर हमको सही कदम उठाने हैं तो लास्ट मिनट में केवल आपको बैन करना ये एक समाधान नहीं है। जैसे मंत्री साहब ने बताया था कि हम सबको अब मिल के काम करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मैं जो एक तस्वीर देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ओड इवन की स्कीम क्या फ़ायदा कर रही है। आप खुद सोचिए कि कोई अगर इंजन बंद होगा कुछ टाइम के लिए तो उससे धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा? सीधी सी बात है, उससे नहीं निकलेगा। रही बात है कि उसका बेनिफिट कितना है, हम लोगों को उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको देखना चाहिए। आप देखेंगे कि पिछले 1 हफ्ते में वायु का जो वेग है, जो गति है, वो बहुत धीमी पड़ गई है। आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि हम उसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं कि जो स्टेबल कंडीशंस आती हैं, जो कि विंटर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम माना जाता है। और साथ में आपकी ये समस्या भी है, दिवाली के बाद में आपकी पराली चल रही है, और साथ में बाकी सोर्स भी आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओड इवन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ओड इवन से भी फायदा होता है। आप पूछिए। लेकिन सवाल ये है क्या वो वही एक विकल्प है? क्या और ऐसे विकल्प नहीं है जिस पर सरकारों को साल भर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि
ओड इवन के अलावा और क्या विकल्प है। सीधी सी बात है, जब आपने सारे सोर्स पता कर लिए हैं कि 30% के करीब कम से कम आपका ट्रांसपोर्ट से आता है, 25% के करीब आपका बायोमास जिसमें पराली भी इंक्लूड है, और बायोमास जो आप इधर उधर आप कहीं भी जलाते हैं शहरों में वो भी आता है। उसके बाद आपके थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, उसके बाद आपकी ब्रिक इंडस्ट्रीज आती हैं, और उसके अलावा आपका जो रिफ्यूज बर्निंग है वो भी आता है, और उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, ये सारे ये मेजर सोर्स हैं। तो आप देखिए कि हमने क्या किया है उसके ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कि पराली के लिए ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो आज जब पराली जल रही है तो उसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं हम? ये बात पिछले साल भी की थी। इनफैक्ट आप देखेंगे CII ने भी काम किया था, प्लानिंग कमीशन ने भी काम किया था, नीति आयोग ने भी काम किया था। कैबिनेट में भी एक फैसला लिया गया कि जल्दी से जल्दी पराली को जलाने के जो तमाम और मशीनें हैं वो किसानों को उपलब्ध कराई जाएं, उस तरफ भी काम हो रहा है। लेकिन आप पे फिर आऊंगे प्रोफेसर साहब, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नीरज गुप्ता, ये जो स्थिति इस समय पैदा हो गई है, सही आकलन डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर सबसे ज्यादा इस समय चिंता में हैं मौजूदा स्थिति को देखकर। आप कितना खतरनाक पिछले 4 साल में इस बढ़ते प्रदूषण को देख रहे हैं, और आने वाले समय में आप इस प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में, लोगों को बाहर निकलने में और कितनी दिक्कत को देख रहे हैं? प्रोफेसर जैन ने जो कारण बताए, बहुत सारे कारण जो है वो डिटेल में सबको मालूम ही है कि अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में कारणों में अंतर होता है। और अर्बन एरियाज़ में जहाँ कंबस्शन की बातें आती हैं, चाहे वो व्हीकलर एमिशंस की बात आती है, डस्ट की बात आती है, और या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात आती है, उनके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। उसका जहाँ तक हेल्थ इम्पैक्ट की बात आती है, अब आपने बात की थी, आपको पता होगा 7 नवंबर 2017 को दिल्ली में हैवीएस्ट स्मॉग था, जिसमें PM 2.5 999 पहुँच गया था, और 10 भी 999 पहुँच गया था, जो कि 50 सिगरेट के बराबर होता है एक आदमी के स्मोकिंग के लिए। तो यह जो है कारण सब पे इम्पैक्ट तो करेगा ही, हर व्यक्ति पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा पैदा होता है वो होता है बच्चों को होता है। बच्चे, छोटे बच्चे जिनके कि अभी फेफड़े पनप रहे हैं। आज के आंकड़ों के अनुसार लगभग 22 लाख बच्चे, यानी कि 50% बच्चे दिल्ली के उससे इफेक्ट हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। यानी कि हम उनको ऐसी लिगेसी दे जा रहे हैं जिनके कारण उनको एक्यूट इफेक्ट ही नहीं, जो इस वक्त समय सा होता ही है, लेकिन आगे जाकर के उनके फेफड़े जो नहीं पनपेंगे, उनकी जो लंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, जो आगे इनको जो हार्ट का या कैंसर का या COPD का या जो फेफड़े का फूलने का जो रिस्क पैदा हो जाएगा उनको, उनके फेफड़े जो ख़राब हो जाएंगे, वो हम इनको लिगेसी दे के जा रहे हैं। इस विषय में बहुत सीरियस सोच की आवश्यकता है। हम जो व्यक्ति जो नॉर्मल अपने आप को मानते हैं वो भी उस पर उतना ही इफेक्टेड होते हैं, और जो व्यक्ति जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर है, या जो पहले से जैसे स्मोकिंग करते रहते, या एस्मा के मरीज़ थे, या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन पे इनका डायरेक्ट प्रभाव होता है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली जो है, जो WHO की जो स्टडी थी, 1650 सिटीज़ की स्टडीज़ थी, उसमें दिल्ली सबसे प्रदूषित सिटी में से आती है। हिंदुस्तान में 13 सबसे प्रदूषित सिटीज़ हैं, और दिल्ली इन सबसे ख़राब है। और आप जो आंकड़े देख रहे हैं, 2017 में भी वही आंकड़े थे, आज भी वही आंकड़े हैं। तो इसका मतलब है हम अभी कुछ कर नहीं पाए, और जो 2 साल से फेफड़ों की जो डैमेज हुई है उसका तो कोई आंकलन किया नहीं जा सकता। इन जो जनवरी से लेकर सितंबर तक हमारा जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम होता है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अचानक पीक आ जाती है। कारण सबको मालूम है, उसका इम्पैक्ट भी सबको मालूम है, लेकिन उसके जो होने वाली जो डैमेज है, जिससे कि हमारी जो मौत बढ़ती है, जो हमारे 20% जो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जो हमारे को हार्ट और कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको केवल एक आंकड़ा बता सकता हूँ। वो आंकड़ा ये है कि अगर अभी हमारा जो WHO का जो स्टैंडर्ड है वो है 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आज आपने बात की 460 से ऊपर की। जो सेफ लिमिट जो बताई गई है वो है इंडिया के लिए कहते हैं कि 60 PM 2.5 और 100 10 को, लेकिन हमारे जो है वो 4-5 गुना चल रहे हैं। अगर 10 आंकड़े का भी अगर बढ़ाव होता है तो नॉन एक्सीडेंटल डेथ 6 से 8% बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के रिस्क 12 से 14% बढ़ जाते हैं, COPD के रिस्क 14% बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार की बीमारियां आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 10% बढ़ रहे हैं, केवल 10 के बढ़ने से जहाँ पे 400 बढ़ रहा है, उसका प्रभाव क्या रहेगा। प्रोफेसर सुरेश जैन, क्या सरकारी एजेंसियां, तमाम वो एजेंसियां जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस प्रदूषण पे नियंत्रण करे, क्या उन्हें इन आंकड़ों को देख के कभी शर्मिंदगी नहीं होती, शर्म नहीं आती? एक जिम्मेदारी उनको दी गई है
पब्लिक हेल्थ लगातार खराब हो रही है, बच्चों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है वो ये बता रहा है कि आप आने वाले समय में और इस जनरेशन के इन बच्चों को जो 10 साल की उम्र तक के हैं, 12 साल की उम्र तक के हैं, उनको आप इस समय बीमार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। आखिर क्या वजह है कि संवेदनशीलता नहीं हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो आपने भी पहले बोला था और जो नंबर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो ब्लेम गेम जब तक चलता रहेगा ना कि सेंटर स्टेट को, स्टेट सेंटर को, और जब तक हम सारे मिलके समस्या का समाधान नहीं सोचेंगे। आपके समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि आप प्यूरीफायर लगा देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और आप बार बार दिल्ली में पराली को बोलोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने खुद आंकड़े दिए हैं कि दिल्ली में 450, 500 इससे भी ज्यादा हैं। परसों आप देखेंगे 750, 800 थे। तो लेकिन आप इधर जब जैसे जैसे पटना की तरफ जा रहे हैं, यूपी की तरफ जा रहे हैं, वहां भी 400 है, 350 है। तो इसका मतलब आप केवल ये कह के पराली या इन चीजों से छुटकारा नहीं पा सकते। समाधान ये है कि आपको पता है कि सोर्स पे अगर कंट्रोल नहीं किया, पावर प्लांट से निकलता है, चिमनी में निकलने से पहले कंट्रोल आप सोर्स की ही बात करें ताकि हम ये चिन्हित कर सके कि वो कौन सी एजेंसियां हैं जो काम नहीं कर रही हैं, या सरकार से कहां वो लापरवाही हो रही है। क्या सरकार जुर्माने नहीं कर रही उन एजेंसियों पे? आखिर वो एजेंसियां क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं? क्यों नहीं सरकार उन पर नकेल कस रही है? जो हमने ये पहले भी बात की थी, हम लोगों ने जब सबसे पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो डिजाइन किया गया था, आप देखिए कि मेट्रो आया, उसके बाद बीआरटी नहीं आया, मोनो रेल नहीं आया, लाइट रेल नहीं आया। आपके जो ये कॉरिडोर, जो बाईपास आज बोलते हैं कि 2018 में आए, ये 2004, 5, 6 में आ जाने चाहिए थे। तो किसकी, आप ये देखिए, इसमें जन भागीदारी नहीं है कि मैं या आप नहीं बना सकते, ये गवर्नमेंट के डिसीजन है, गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। और हम लोगों को अब अपना आक्रामक रूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज योर फंडामेंटल राइट टू हैव एन ए क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड टू हैव एन ए एक्सेस टू दिस। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने बोला कि काम कौन नहीं कर रहा है। मैंने बोला था पिछली बार भी कि दिल्ली जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था थर्मल पावर प्लांट्स के लिए दिसंबर 2015 में, उनको ढील देके आपने करीब 22 तक का टाइम दे दिया है। आपने उनको बोला गया था कि अप्रैल 2017 में उनको कार्रवाई करनी थी। आपने 5 साल आगे करके आपने किसको किया है? प्रोफेसर साहब, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? क्योंकि ये दोनों की आती है। देखिए, है। दोनों की है। आप ये देखिए कि सेंटर में आप देखेंगे, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो, या फिर स्टेट में आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, ये सारी की सारी रेगुलेटरी एजेंसी हैं। इनको सबको मिल बांट के और मिल के समझ के काम करना पड़ेगा। और आपको मैं एक बात और बताता हूं, आप हर बार कहते हैं कि आपने उसके ऊपर फाइन कर दिया, उसके ऊपर फाइन कर दिया। अगर ये एजेंसी काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक 5,000 का फाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपने 15 साल में एक ऐसा कुछ कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा है। इससे बड़ी और क्या होगा? मतलब जो एजेंसियां अकाउंटेबल है, आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं। तो यानी कि आपने 2000, अभी आप भारत 6 की बात कर रहे हैं। भारत 6 कब से लागू हो रहा है? 2020 से जी। 2010 में आपका भारत 4 की जो उसकी माइलस्टोन थे वो खत्म हो गए थे। 10 साल कौन सोया? आप खुद सोचिए कि किसका ये काम था? ये काम था हमारी सेंटर का भी, हमारी स्टेट का भी, कि टाइम पे कदम उठाएं। अगर आप टाइम पे कदम नहीं उठाओगे तो फिर ये हालत होगी ही होगी। सीएनजी आपने कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीएनजी ने आपके अगले 50 साल के लिए ठेका ले रखा है कि वो पोल्यूशन को कम करेगी। बिल्कुल, सीएनजी का काम था उस टाइम पे कम करना। उसके बाद में जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स की जो आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं पाया तो फिर समस्या फिर बड़ी होगी। यानी कि आपको मिलजुट के सारी समस्याओं का समाधान एक साथ में निकालना पड़ेगा, और केवल कंट्रोल उसका, और जो समस्या का समाधान है वो सोर्स पे ही कंट्रोल है। आप चाहे कितने भी स्मोक चैम्बर्स लगा लीजिए, आप चाहे कितने भी प्यूरीफायर्स लगा लीजिए, वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट देगी। आप फिर उसी तरह क्रिटिसाइज करोगे कि ओड इवन की तरह ये फायदा दे रही है या नहीं दे रही है। हम समस्या की जगह हम दूसरी चीजों में मतलब उलझ के रह जाएंगे, ना कि समस्या का समाधान के लिए। प्रोफेसर जैन, आज एक बैठक भी थी, सरकारी बैठक, जिसमें मतलब अधिकारियों को मौजूद होना था। ना अधिकारी ना जनप्रतिनिधि, दोनों उसमें मौजूद नहीं हुए। ये भी क्या इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ाता है, और लोगों को अब सोचने की जरूरत है। जब आप अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन अधिकारियों पे किस तरह की सख्तियों, इसकी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ये अधिकारी या ये व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर रहा है कि आपको एक प्रदूषण मुक्त
वातावरण दे सके। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये तमाम अधिकारी और अफसरों पर एक सख्ती की जरूरत है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इस तरह की बैठकों में आज की इस परिस्थिति में भी मौजूद नहीं रह रहे हैं? मैं वही बोलना चाहता हूँ, जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर अभी हमारे जो लोगों का बन गया है उसको खत्म करना पड़ेगा। आप वीआईपी कल्चर केवल रेड लाइट हटा के नहीं खत्म कर सकते। जब तक उनके दिमाग में, उनके दिल में ये नहीं भागेगी कि हम लोग किस जो समाधान का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो समाधान उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं स्कॉटलैंड में था 2 साल पहले, तो वहां पे सारे सिटी के मेयर्स को बुला रखा है, या जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनके सारे लोगों को बुला रखा है। वो डिस्कस कर रहे हैं जहां पे समस्या PM 2.5 जहां हम 500 की बात कर रहे हैं वो 5 और 7 की है। मैं वो बोल रहा हूं कि आप किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? संवेदनशीलता पे बात मतलब हो रही है, आप कितने सेंसिटिव हैं? आप कितने सेंसिटिव हैं? और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके बाद भी, क्योंकि क्या है कि आपका जो हवा का जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ है, तो ये समस्या बढ़ सकती है, तो हमको कैसे कंट्रोल करना है। तो आप दिखाएंगे कि उनकी अपनी सेंसिटिविटी कितनी है, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस कितना है। जब तक ये चीज़ हम एक साथ जुट के नहीं करेंगे, समस्या को सुलझाना इतना आसान नहीं है। एयर पोल्यूशन वातावरण के अंदर आने के बाद सुलझाना इतना आसान नहीं है। आप चाहे कितने भी कर लीजिए, हम लोग इसमें काम करके आज से भी अगर आप प्रयास करने शुरू करेंगे तो अगले 1 से 2 दशक आपको लगेगा कि आप स्वच्छ हवा में सांस ले सके। यानी कि अब बहुत देर हो चुकी है। सरकारों को, तमाम उन एजेंसियों को अब हरकत में आना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे कि हम लोग, देश के बच्चे, देश के बूढ़े सांस ले सकें, आराम से रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। न्यूज़ नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इसी मसले पर भाजपा देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। रफाल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी इस मामले में आक्रामक हो गई है। पार्टी के नेता इस मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शनिवार को इस मामले में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करेंगे। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले से कांग्रेस और राहुल बेनकाब हो गए हैं और उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा सार्वजनिक जीवन में लगातार झूठ बोला गया और इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफीनामा देना पड़ा और वो लोकतंत्र में लोकलाज को माने। इसके लिए कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जिला स्तर पर इकट्ठा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आह्वान भी करेंगे कि देश की जनता के साथ जिस प्रकार से लगातार बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा झूठ बोला गया है, वो माफी मांगे। बीजेपी ने इस मुद्दे की जांच कराए जाने की कांग्रेस की मांग की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अदालत ने सर्वसम्मति से रफाल लड़ाकू विमान खरीद की जांच की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पार्टी ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जैसे जुड़े हुए विषयों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस प्रकार से लगातार झूठ बोला जाता है। लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई चल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जब झूठ की लड़ाई होती है तो जनता को सामने आना होता है।
गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सुनवाई वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में दायर रफाल विमान सौदे पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। दिल्ली से राजेश राज के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बीच एनसीपी ने यह कहकर उद्धव ठाकरे को राहत दी है कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। हालांकि बीजेपी अब भी कह रही है उसके बिना नहीं बनेगी कोई सरकार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार गठन को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने की कोशिशों में लगी हैं। शिवसेना फिलहाल राज्य में सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम यानी सीएमपी तैयार करने में जुटी है। सीएमपी के तहत ही तीनों दल मिलकर सरकार चलाएंगे। एनसीपी का कहना है कि 3 दलों की गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास रहेगा। मुख्यमंत्री के पद को लेके ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद पैदा हुआ, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उनका मुख्यमंत्री बनेगा। इस पे हम किसी भी प्रकार की हमारी आपत्ति नहीं है। बताया जा रहा है कि तीनों दल सरकार का हिस्सा हो सकते हैं और किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय आएगा, इसे लेकर बातचीत चल रही है। शिवसेना ने भी फिर कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व करेगी। पार्टी नेता संजय राउत के मुताबिक सरकार गठन से पहले कांग्रेस और एनसीपी के बीच जिस न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है वह राज्य के हित में हो। 2 पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो राष्ट्र के और राज्य के हित की बात करने वाला प्रोग्राम होता है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और यह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वही जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार करने के लिए वहाँ बातें चालू है, वो पूरे होने के बाद इस बारे में बता सकते हैं। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में एक अंडरस्टैंडिंग रीच होने की आवश्यकता है, वो होने के बाद ही आगे का नक्शा बनेगा। वहीं बीजेपी ने फिर दावा किया है कि बिना उसके कोई सरकार नहीं बन सकती है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने यह विश्वास जताया है कि बीजेपी को साथ लिए बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। गौरतलब है कि चुनावों के बाद भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं 56 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे स्थान पर रही। एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। राज्य में बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास कम से कम 145 विधायक होने चाहिए। 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी शिवसेना को 161 सीटें मिली थी। दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते थे, लेकिन शिवसेना के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के समझौते को लेकर चली रस्साकशी में दोनों दलों का चुनाव पूर्व गठबंधन टूट गया। मुंबई ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। फ्रांस के अखबार ले मोंड के साथ साक्षात्कार में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्व को और समावेशी बनाने में भारत और चीन के समान हित हैं। इस साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने बड़ी ही बेबाकी से कश्मीर, आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंध में और राष्ट्रवाद पर अपनी बात विश्व के सामने रखी। इस साक्षात्कार की मुख्य बातों पर आइए एक नजर डालते हैं। भारत के क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी यानी RCEP में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद चीन के साथ संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है। फ्रांस के अखबार ले मोंड के साथ साक्षात्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विश्व को और समावेशी बनाने में भारत और चीन के समान हित हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के इतिहास में दोनों देश महत्वपूर्ण रहे हैं और आज के समय में ये विश्व व्यवस्था में अपना स्थान बना रहे हैं। यह एक मजबूत समानता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि विश्व में फिर से संतुलन कायम हो तो इसे अक्सर एशिया को फिर से संतुलित करने से जोड़ा जाता है और इसमें प्रमुख रूप से भारत और चीन है। चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विश्व व्यवस्था में हम प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच रोचक मिश्रण देखते हैं। प्रतिस्पर्धा इसलिए क्योंकि हर एक देश समान जगह में ये देखता है कि उसके लिए क्या बेहतर है,
लेकिन यदि प्रतिस्पर्धा ही होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए सभी सहयोग करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम किया जा सके। हम प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच में एक संतुलन बनाते हैं। चीन के हम पड़ोसी देश हैं और लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वहां चरमपंथियों और अलगाववादियों की हिंसात्मक गतिविधियों के कारण एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और स्थिति सामान्य होने पर टेलीफोन और मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है। दुकानें खुलने लगी हैं और सेब की खेती की जा रही है। वहां स्थिति सामान्य है। कश्मीर में विदेशी पत्रकारों के दौरे को लेकर किए गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वे किसी तय समय सीमा की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वहां हालात सुरक्षित होंगे वे वहां जा सकेंगे। विदेश मंत्री ने अपने साक्षात्कार में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई साल से काफी जटिल संबंध हैं, क्योंकि वो एक आतंकी देश बन गया है और भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए यहां आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान ने इसका कभी खंडन नहीं किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आप ही बताइए कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत करने के लिए इच्छुक होगा, जो खुलेआम उसके खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को भारत का सकारात्मक पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद और पश्चिम के वर्चस्व के खिलाफ खड़े हुए हैं। अपने सांस्कृतिक विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। उन्होंने कहा कि भारत में एक अच्छा राष्ट्रवादी एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीयवादी है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं। समस्या यह है कि लोग अपनी अवधारणाओं को हम पर लागू करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वन्य और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जंगल के विकास के लिए आदिवासी वनवासियों का अहम योगदान है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि फॉरेस्ट एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1927 का जो कानून है वो 11 राज्यों ने अपने अपने उसमें सुधार किए हैं और अपने कानून बनाए हैं। तो इस सब को इकट्ठा कर सकते हैं क्या, इस तरह से एक अध्ययन किया। लेकिन अध्ययन का मतलब लोगों को लगा कि ये सरकार का ड्राफ्ट है, तो ये आदिवासी कानून बदलने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है अभी। लेकिन ये 4 बार बताने के बावजूद भी हमने ये पाया कि ये गलतफहमियां जो कि त्यों बरकरार रहती है और इसलिए आज हम इस जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था स्टेक होल्डर्स के दरमियान वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। फॉरेस्ट लॉ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के बेंगलुरु और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्रुप पर नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंडिंग हासिल करने का आरोप है। गृह मंत्रालय से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जांच की, उसके बाद मामला दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 3 जगह पर छापे मारे हैं। करीब 1 साल पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले के सिलसिले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यालय पर छापेमारी की थी। छापेमारी गृह मंत्रालय द्वारा 2010 में एनजीओ का विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस निरसन के एक मामले से संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों के कथित उल्लंघन के सिलसिले में था। और आइए एक नजर डालते हैं देश के अन्य राज्यों में क्या रही आज बड़ी खबरें। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि अगर मामले में चिदम्बरम को जमानत दी जाती तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक कुल 18 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने चंपई सोरेन, दीपक बेरुआ, निर्मल पूर्ति, जोवा मांझी, सीमा महतो, विकास कुमार मुंडा सहित 8 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से राफेल पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर माफी की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के पहले ओवरहेड सेक्शन के निर्माण कार्य को औपचारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या पर फैसला आने से पहले हमने एयरपोर्ट के लिए जमीन ले ली थी, इससे अयोध्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। भगवान राम भी पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताजा बर्फबारी के कारण रोहतांग पास रास्ते को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी के बाद ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन को हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। वहीं प्रशासन किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनंतपुर जिले के पंचायती राज विभाग में कार्यरत एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां छापा मारकर लगभग 4.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस इंजीनियर की पहचान सुरेश रेड्डी के रूप में की गई है। रेड्डी पूर्व सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी का पीए रह चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी के नए रंग भवन का उद्घाटन किया। ये रंग भवन आकाशवाणी का डिजिटल मल्टीमीडिया सांस्कृतिक केंद्र है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हरसिमरत कौर बादल और बाबुल सुप्रियो ने गुरबानी और शबद कीर्तन के डिजिटल संस्करण को लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस रंग भवन में कलाकारों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं और इसे कलाकारों का ठिकाना बनाना है। इस मौके पर प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि गुरबानी और शबद कीर्तन के डिजिटल संस्करण से पूरी दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। आकाशवाणी के इस रंग भवन में इतनी सुविधाएं हैं। मल्टीपर्पज हॉल है, स्टूडियोज है, एडिटिंग स्टूडियोज है, मल्टीमीडिया बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो एक कलाकार को जो चाहिए वो सब इस बिल्डिंग में है। अब हमें इसको कलाकारों का रोज का आने जाने का एक ठिकाना बनाना है। गुरु नानक जी ने मानवता का संदेश दिया। गुरु महाराज ने कभी किसी जाति, पंथ और धर्म में भेदभाव नहीं किया। आकाशवाणी की ओर से संग्रहित गुरबानी और शबद कीर्तन के डिजिटलीकरण से उनकी शिक्षा का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पट्टी ने लोगों से प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की अपील की। I invite all of you to please visit our digital platforms, experience these archives, which are a living memory of India's history, especially modern India's history. Today, All India Radio has not only digitized its archives, it has also made its live programming available digitally through our mobile app, which is available both on Android and iOS platforms. For the first time, you have 200 plus live streams of radio stations across India that can be accessed through this app. और अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में 7वें कार्यकारी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। कुल 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लगभग 1,60,00,000 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य मुकाबला पूर्व रक्षा सचिव गोतबाया राजपक्षे और मंत्री सजित प्रेमदासा के बीच है। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतगणना मतदान समाप्त होने के बाद शुरू होगी और रविवार तक परिणाम आने की उम्मीद है।
बात खेल की। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मयंक अग्रवाल के शानदार 243 रन की बदौलत भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 993 रन बना लिए थे। इस तरह भारत ने फिलहाल 343 रन की बढ़त बना ली है। बीजिंग में हुए ISSF वर्ल्ड कप में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले दिव्यांश परमार से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे खिलाड़ी जो सपना पूरा कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने फादर का भी। दिव्यांश सिंह पनवर नाम है और जूनियर टीम से सीनियर टीम में बेहतरीन प्रदर्शन उनका है और उन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है। 15 साल की उम्र में सबसे पहले मेरे पिताजी का सपना था कि वो शूटिंग करें, बट वो तो कभी कर नहीं पाए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू ही एक बार ट्राई कर ले। तो उस हिसाब से फिर जगतपुरा में मैंने शूटिंग स्टार्ट करी। मेरे पहले कोच कुलदीप शर्मा भी थे। आपके पिताजी डॉक्टर हैं लेकिन आपने शूटिंग को चुना? ये भी बहुत एक वो टफ सिचुएशन थी कि मुझे क्या बनना है आगे। तो पापा ने डाल दिया तो अब करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मेरे पास भी बायो ही है। जो शूटिंग में जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया पिछले 1 साल में वो बेहतरीन रहा है। जूनियर टीम में भी आपने अपना दमखम दिखाया और अब सीनियर टीम में चाइना में जो ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था उसके में आपने 10 मीटर एयर राइफल में अपना स्थान किया। तो क्या सा ये एक्सपीरियंस रहा? ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले जूनियर्स के साथ में मैं कम्पीट कर रहा हूँ, अब सीनियर्स के साथ में कम्पीट करने को मुझे मिल रहा है। सीनियर्स में भी बहुत अच्छे शूटर जैसे पूर्वी चंदेला जैसे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमको। तो ओलंपिक 2020 जापान की क्या तैयारी है इसके अब अगले? तैयारी ऐसी है कि मैं अपने कोच के साथ में तैयारी कर रहा हूँ। दीपक दुबे जी मेरे कोच हैं और OG को मेरा साथ दे रहा है। NRI है, SAI है, सबकी तरफ से सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे, तो उसके दौर पर चल रहा है सब। इसके बाद कौन से टूर्नामेंट्स आप खेलेंगे? अभी फ़िलहाल तो कल ही मैं जा रहा हूँ चाइना में, एक वर्ल्ड कप है, फाइनल वर्ल्ड कप। उसके बाद तो नेशनल ट्रायल 1 है और अगले साल ही होगा नया दिल्ली वर्ल्ड कप होगा। इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, शूटिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है कि कैसे फिर मैनेज होता है? फैमिली से सपोर्ट मिलता है या गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है? पहले तो फैमिली से सपोर्ट मिलता था, बट जब अच्छे अचीवमेंट्स वगैरह मिलने लगी तो मुझे OG से सपोर्ट मिलने लगा, फिर टॉप से सपोर्ट मुझे मिलने लगा, खेलो इंडिया है, इन सब का सपोर्ट मिलने लगा। खेलो इंडिया की बात की आपने, खेलो इंडिया में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो उससे भी लोगों की नज़रें आप पे आ गई? ये किया तो था, 2 साल पहले की बात है, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन था मेरा। तो खेलो इंडिया आपको लगता है इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म? जिस तरीके से खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है? काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको। खेलो इंडिया बहुत ही अच्छी स्कीम बनाई गई है जिसमें सबको फ्री में तो एक तो रेंज मिल रही है, कोचिंग मिल रही है, काफ़ी दूर दूर के बच्चों को रहने की सुविधा मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। आप कितना कॉन्फिडेंट है 2020 के लिए? स्केल में देखा जाए तो 10 आउट 7। हम दुआ करेंगे इनफैक्ट कि आप 10 आउट ऑफ 10 शूट करें ओलंपिक में और भारत के लिए पदक जरूर जीते। तो ये थे दिव्यांश सिंह पनवर जो बता रहे थे कि उन्होंने कोटा हासिल किया और उनका एम इस वक्त है ओलंपिक में मेडल लेके भारत का नाम रोशन करने का। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर सोमवार को होगी मुलाकात। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।